अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले आज के मौजूआत पर नजर। सुप्रीम कोर्ट के जजों का हंगामी इजलास। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मामले के अदालती जायजे का इख्तियार है। चीफ जस्टिस जनरल इशफाक परवेज कियानी के नाम सियासतदानों और मीडिया का पैगाम। अंदरूनी मुल्क से मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार के बारे में मवाद मिला है, जिसका जायजा ले रहे हैं। शुएब सैडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA की फर्ज शनासी के खिलाफ कौमी असेंबली में हंगामा। चीनी क़यादत में तब्दीली, शी जिनपिंग नए सदर मुंतखब। जी, ये हैं आज के हमारे मौजूआत। शामी साहब, फुल कोर्ट इजलास और इजलास भी हंगामी तौर पे यकायक तमाम समातें मनसूख की गईं और कहा कि जनाब फुल कोर्ट इजलास होगा। अच्छा, इस पर तो मैं ज़रा अभी गुफ्तगू करता हूँ। मौलाना जमाल मियाँ फरंगी महली का इंतकाल हुआ कराची में। ये तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में जो लोग शरीक थे उनका एक हिस्सा थे। अच्छा। और शायद अपनी तरह के आखिरी आदमी थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया, कायद आज़म से करीबी ताल्लुक़ रहा। कायद आज़म जिनके इल्म के, जिनकी तकरीरी सलाहियत के और जिनके सूफियाना मजाज के बड़े मुतरफ थे, बड़ी कदर करते थे। कायद आज़म जमाल मियाँ फरंगी महली के। जी, 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो कायद आज़म से हमारा इस तरह का जो सरगर्म और पुरजोश राब्ता है वो आज टूट गया। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। क़याम पाकिस्तान के कुछ देर बाद वो मशरक़ी पाकिस्तान में उन्होंने लखनऊ से वो मशरक़ी पाकिस्तान पहुंचे। अच्छा। वहाँ रहे। 1971 में कराची में आए। अच्छा। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो समझिए कि खामोशी की और तन्हाई की चादर उन्होंने ओढ़ ली। ये कोई उनका डिलिबरेट डिसीजन था या हालात? डिलिबरेट डिसीजन था। अच्छा, कि उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया, दिल बर्दाश्ता हो गए। या क्या कहते हैं ना, वो इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र जी देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूँ। तो जो पाकिस्तान के हालात तो वाक़यात और मामलात थे उनसे उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। एक बात। दूसरी ये कि महमूद अली साहब जो पाकिस्तान में यहाँ हमारे यहाँ बंगाल के आखिरी रहनुमा थे, आखिरी बंगाली सियासतदान, उनकी भी कल बरसी मनाई जाएगी। 6 साल हुए उन्हें हमसे रुखसत हुए। और जब वो लाहौर ही में उनका इंतकाल हुआ, एक स्कूल में वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अच्छा। और आखिरी अल्फाज ये थे उनके कि कश्मीर के मसले पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और इसी पे जान दे दी, यहीं गिर गए, हार्ट फेल हो गया। उन्होंने भी तवील उम्र पाई, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और अब तकमील पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे। बड़े नौजवान उनके साथ थे। और पाकिस्तान टूटने से पहले जो आखिरी काबीना थी जिसमें उसमें वो वजीर खारजा शायद मुकर्रर हुए थे या उससे या इस तरह की कोई उनकी सफारती जिम्मेदारी थी। और पूरी दुनिया में उन्होंने दौरा किया। बांग्लादेश में, जो अब बांग्लादेश है, जो मशरक़ी जो हिंदू हमारे हमसाए जो कुछ कर रहे थे उससे दुनिया को आगाह किया। और यानी भारतीय रवैये के खिलाफ जनरल असेंबली से करारदाद मंजूर कराई। 105 वोट पाकिस्तान के हक में आए थे उस वक्त। तो महमूद अली साहब बांग्लादेश नहीं गए, उस सरजमीन पर कदम नहीं रखा। वो कहते थे जब ये पाकिस्तान बनेगी सरजमीन दोबारा तब मैं वहां जाऊंगा।
बहुत खूब। और उनको अमानत के तौर पर दफन किया गया है इस्लामाबाद में। अच्छा। और उनके मुतक़दीन का और सब मुतालबा रहा है कि उन्हें कायद आज़म के मज़ार में दफन किया जाए, जहाँ के नूरुल अमीन दफन है, जहाँ मोहतरमा फातिमा जना महव इस्तराहत है, जहाँ लियाकत अली खान जो है और सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है वो ख्वाब में हैं, अब्दी नींद में हैं। और अब ये मुतालबा है हुकूमत इस तरफ तवज्जो करे, इसे पूरा करे। और यहाँ जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने उनकी चेयर भी कायम की है महमूद अली साहब की। बड़ा एक काबिल सताइश बात है हमारे मुजाहिद कामरान साहब की। तो ये उनका तज़किरा भी जरूरी था। अब आ जाए आप सुप्रीम कोर्ट, आपको ले चलते हैं अदालत के रूबरू पेश करते हैं। और फुल कोर्ट हंगामी इजलास समाते मनसूख कर। असल में बात यह है कि आपके पास कच्ची खबरें बड़ी आती हैं। नहीं, ये फिर टीवी और अखबार की खबरें। ये हंगामी इजलास तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, जो समातें मनसूख करके किया जाए। जब समातें मनसूख होंगी तो इजलास होगा ना, समातों के दौरान तो इजलास नहीं। आमतौर पे एंड ऑफ द डे हो जाता है ना। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि ये जो पहले से तय थी ये मीटिंग, अच्छा 3-4 दिन पहले जजों को इसकी इत्तला दी जा चुकी थी। ठीक है। और रूटीन की मीटिंग थी, क्योंकि कुछ वकील होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं, कुछ इंतजामी मामलात थे, कुछ अदालतों के अपने मामलात थे, उसके लिए इजलास बुलाया गया था। ठीक है। और मेरे जनाब जो खबर रसा अदारे हैं जी, उन्होंने तो यही इत्तला दी है कि कोई वहाँ तूफान बरपा नहीं था। अच्छा। और बस एक रूटीन की कार्रवाई थी। और चीफ जस्टिस साहब ने उससे पहले अलबत्ता मीडिया से गुफ्तगू की, बिल्कुल की, और उन्होंने कहा कि हमें तशरीह का इख्तियार आइन। हाँ। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। उसमें एक और बात भी है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगी कि एक इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत ना करे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी इंश्योर करे कि वो भी किसी दूसरे के अदारे में दखलत नहीं। ये भी तो असल में देखिए बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत मोहतरम बावकार अदारा है। और ये सुप्रीम कोर्ट तो हमने लड़के हासिल किए भाई, जिद्दोजहद की है इसके लिए। ये तो हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, तो ये पीपल्स सुप्रीम कोर्ट है। किसी और यानी अदालत को ये शर्फ हासिल नहीं है किसी और मुल्क में भी शायद। अच्छा, जिस तरह की ये अदालत, ये तो लोगों के दिल के करीब बसती है। लेकिन इस अदालत से हर इदारे को थोड़ी परेशानी तो है। परेशानी तो होगी, फिर जब कानून से तो परेशानी होगी, इंसाफ से भी होगी। तो बाकी अदारों को भी कुछ अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ना, देखिए मैं एक बात कर सकता हूँ, ये जो एक बात कहने का अंदाज होता है ना जी, मसलन आपके वालिद साहब यहाँ तशरीफ लाए, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके वालिद साहब तशरीफ लाए हैं, बिल्कुल ठीक, एक ये पैरा है जी। फिर मैं दूसरे को आपका अब्बा आया है, हाँ यार तेरा अब्बा आया है, हाँ ठीक है, ठीक है। मैं कहूँ नहीं तेरा प्यो आया है, हाँ, और मैं कहूँ तेरी माँ का कसम आया है। हाँ, बदलता जा रहा है और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, ठीक है। तो जो जिम्मेदारी जो है ना सुप्रीम कोर्ट की, बस यही कहे कि जनाब आपके वालिद साहब तशरीफ लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहे लोगों के बारे में, और लोग भी यही कहे। लोग भी यही कहें। लफ्जों का जो इस्तेमाल है ना जी, बड़े सोच समझ के करना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो ये मदाखलत और इख्तियारात से तजावुज, अपने हिता अमल से बाहर निकलने के शिकवे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहे शाम साहब? असल में बात यह है कि जब आप किसी को कहेंगे भाई अपनी हदूद में रहो जी, तो उसको तकलीफ तो होगी ना। ठीक है। पाकिस्तान में आदत ही नहीं, तो अदालत जो है उसको भी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। अल्फाज के इंतखाब में हर वक्त गुस्से में नहीं रहना चाहिए। हाँ। कभी प्यार मोहब्बत से भी देखना चाहिए इधर उधर, लेकिन दूसरे अदारों को भी अपनी हदूद में रहना चाहिए। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पे बात करनी है जो शामी साहब ने अब तक मुझे नहीं बताई। वो मैं इनसे पूछता हूँ, मेरे पास सवाल जरूर हैं उनके बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, आज आपने मुझे कहा था कि ये पैगाम है सियासतदानों और मीडिया की तरफ से जनरल कियानी को, और मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पैगाम क्या है, ये खबर क्या है? हमारे दोस्त रऊफ ताहिर साहब, उनका SMS आया है कि आखिरी वजीर खारजा पाकिस्तान के, मुत्तहिदा पाकिस्तान के भुट्टो साहब थे। अच्छा। महमूद अली नहीं थे। महमूद अली वजीर तो थे, उससे पहले याह्या खान के दौर में खसूसी एलची के तौर पे शायद वजीर का दर्जा देके इनको बाहर भेजा गया था, इस तरह की बात थी।
वो तो यानी ये बात तो उनकी दुरुस्त है, इसमें ये कन्फिगर नहीं होना चाहिए। भुट्टो साहब का ये एजाज ना छीना जाए, क्योंकि उन्होंने तकरीर भी की थी ना सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर, वो जिसमें कागज वागज बस ये भी किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे जी। देखिए बात सुनिए, रावलपिंडी हाई कोर्ट बार ने और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जी एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की कल, बिल्कुल की, और ये बाद में हमें मालूम हुआ कि मुश्तरका है जी। पहले तो डिस्ट्रिक्ट बार की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट समझी बार, जाती, जी बिल्कुल, और उसमें बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। ठीक बड़ा है। मैं अगर इजाजत मुझे दें तो गलीज लहजा जो था वो इख्तियार किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। अब हमने थोड़ा सा उसका जिक्र किया, बिल्कुल किया, और लेकिन उसको उसका मतन नहीं पड़ा। हमारे बाद जो प्रोग्राम हुए उनमें भी हमारे दो दोस्तों ने जिक्र किया उस करारदाद का, लेकिन मतन नहीं पड़ा। ठीक है, और किसी ने भी उस पर पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। ठीक। उसके बाद आप देखिए, आज पाकिस्तान के किसी अखबार ने उसकी एक सतर नहीं छापी। हाँ, वो मतन कहीं नहीं छपा। ठीक है, ठीक है, हालांकि मुख्तसर सी करारदाद थी वो, कहीं मतन नहीं छपा, इतनी मुख्तसर भी नहीं थी, लेकिन मान लो मुख्तसर कह सकते हैं आप, अगर जजमेंट के मुकाबले में देखें तो मुख्तसर। लेकिन आप ये देखिए, किसी ने हमें एडवाइस नहीं किया, नहीं किया है ना, एडवाइस भेजी हो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। किसी ने हमें टेलीफोन करके रोका नहीं। ठीक है, और पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया है, जितने बड़े अखबार आते हैं, सब ने कोई मीटिंग नहीं की, कोई फैसला नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और सुबह आपने देखा हर अखबार खाली था उस करारदाद से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी शख्स ने उसका मतन पढ़ के नहीं सुनाया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का मीडिया कितना जिम्मेदार है। ठीक है, और ये जो कहते हैं ना मीडिया ये कर गया, जहां थोड़ा बहुत इख्तलाफ होता है लोग कहते हैं, पाकिस्तान का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना जिम्मेदार है, उसे कौमी मफाद का कितना पता है, और मुसल्लह अफवाज का कितना एहतराम उसके दिल में है। ठीक है, तो ये एक तरह से जनरल इशफाक परवेज कियानी को यह पैगाम दिया है मीडिया ने कि जनाब, हम आपकी जो क़यादत है, फौजी क़यादत, उसका एतराफ़ करते हैं, उसको मुतनाज़ा बनाने वालों के साथ नहीं है, और अफवाज पाकिस्तान पर घटिया अल्फाज में तनकीद को हम बर्दाश्त नहीं करते, हम पसंद भी नहीं करते, खा वो कितनी ही बड़ी या कितने ही बड़े इदारे की तरफ से, किसी की तरफ से हो। ठीक है, देखिए एक बात, जी, पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने, जिम्मेदार सियासतदान ने इस पर गुफ्तगू नहीं की, इस करारदाद पे इस करारदाद की हमायत नहीं की। और उसके साथ ही साथ ये देखिए, किसी नुमाया वकील ने, कौमी सतह के वकील ने अब तक उसकी हमायत नहीं की। तो इससे मालूम होता है कि सोसाइटी में कंसेंसस है कि अशफाक परवेज कियानी साहब जो हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, देखिए आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया 2008 के। ठीक है, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ के मंसूबे थे जुल्लू चलाने के, सब खत्म हो गए, दुरुस्त, दम तोड़ गए उनके सीने में ही, हसरत की तरह। उसके बाद ये अदलिया जो है बहाल हुई, उसमें बुनियादी किरदार अदा किया। फिर फौज ने उनकी क़यादत में सवात में जिस तरह मुकाबला किया, ठीक है, दहशत गर्दों का और इंतहा पसंदों का, और जितनी कुर्बानियां पाकिस्तानी फौज ने दी, वो सब का एतराफ इसमें शामिल है। और हम उनकी तरफ देखते हैं इसलिए कि वो जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे और अपनी इस रवश पर गामजन रहेंगे। ठीक है, इतना बड़ा एतमाद का वोट शायद किसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हिस्से में ना आया हो। आप ये समझते हैं कि सियासतदानों और मीडिया का तर्ज अमल सब ने जी। और ये देखिए, ये बात जो है हमारे उन वकील दोस्तों तक भी पहुंच जानी चाहिए।
अच्छा, कुछ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आपको पता है वो चलती रहती है बात कि किसके कहने पे ये करारदाद मंजूर हुई, क्यों हुई, कोई किसने कहा। मैं नहीं समझता, खुदा न खास्ता ये अदलिया की शाय इसको हासिल हो सकती है। अच्छा, मैं उन बदजुबानों के साथ नहीं हूं जो वसवसे पैदा करते हैं, ये शैतान का काम है। वो डाले हैं बुतों ने वसवसे के दिलों से खौफ खुदा गया। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त है और मैं वसवसे डालने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। ये एक बात हो रही थी, मैंने सवाल पुट कर दिया है। मैं क्लैरिफाई आप डाल भी सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आप, माशाल्लाह बड़े बाइल आदमी हैं आप। एक मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आप हम बात कर रहे थे वो पैगाम की कि जो मीडिया और सियासतदानों कयूम निज़ामी साहब ने मुझे अभी SMS किया, उन्होंने कहा कि 1-2 अखबारात जो हैं उनमें खबर छपी है। हाँ, खबर तो छपी जी, खबर छपी है, मतन नहीं छपा। हाँ, जो इसकी वजाहत हो जानी चाहिए जी, जो प्रैक्टिस होती है हम हम पूरा मिर्च मसाला लगा के जो मतन छापते हैं वो मतन नहीं छापा गया। और कई अखबारात ने, अक्सरियत अखबारात की जो है उसने खबर भी नहीं छापी। वैसे जिन्होंने ये इसके मुहर्रिक थे जो इस करारदाद के, उन्होंने मुझे फोन किया था, बेचारे बड़े परेशान थे, कह रहे थे मीडिया ने हमें उठाया ही नहीं। यानी उनका सारा मंसूबा नाकाम हो गया, जो पब्लिसिटी हासिल करने का और दाद पाने का। देखिए, कोई शख्स बकायमी होशो हवास किसी भी आला अदारे में बैठा हुआ इस रवैये की हौसला अफजाई नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि ठीक है, आप अपनी बात कहिए पूरी तमीज के साथ, अखलाक के दायरे में रहते हुए। वकीलों का तो काम ही है, वो तो लोगों को तहजीब सिखानी चाहिए उनको। ये हमें नौबत पा गई है कि हम उनको सिखा रहे हैं। तो ये अल्फाज खतरनाक काम कर रहे हैं, अल्फाज का चुनाव ये मुश्किल भी है और मुझे कोई कामयाबी की उम्मीद भी नहीं है, फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक बात सुनिए, हमें मजबूत अदलिया चाहिए, मजबूत फौज चाहिए, मजबूत सियासी अदारे चाहिए। सब मजबूत होंगे, दिल, जिगर, दिमाग सब काम करेंगे तो इंसान सेहतमंद होगा ना, बिलाशुबा। एक अदारे की कीमत पर दूसरे को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। मत किसी को गलत फहमी हो, हम जुडिशरी की कीमत पर फौज की सपोर्ट नहीं करेंगे और फौज की कीमत पर जुडिशरी की सपोर्ट नहीं करेंगे और किसी वकीलों की सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन ले हर वो शख्स जिसको कान लगे हुए हैं। शामी साहब, अब जहां ठीक है हमें मजबूत इदारे चाहिए, लेकिन आज शुएब सडल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शुएब सडल साहब सिर्फ हमारे फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन ही नहीं है, उस कमीशन के सरबराह भी हैं जो अरसलान इफ्तिखार और मलिक रियाज के दरमियान मामला को देख रहा है। उन्होंने वो ओम्बुड्समैन के तौर पर की है कि कमीशन के चेयरमैन के तौर पर? उन्होंने स्टार्टिंग तो ओम्बुड्समैन के तौर पे की थी, लेकिन बीच में सारे सुर जो थे वो इसी तो वो जो हमारे हम जैसे दोस्त होंगे ना अखबार नवीस जी, उन्होंने जवाब सवाल वो किए होंगे, जवाब वो हासिल हो गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए, अभी तो जो मलक रियाज साहब के वकील है जाहिद बुखारी साहब जी, वो अरशद फरमाए थे, जनाब वो तो गाउन पहनकर बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जजों का, उनको ये भूल गया वो वक़्त नहीं वकालत उन्होंने कहाँ पढ़ी है, ये इनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज का है और उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भी बाय द वे और उनके पास वो इख्तियारात भी हासिल है। तो उन्होंने गाउन पहना है तो बिल्कुल ठीक पहना है, दुरुस्त। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों का दूसरा मामला यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते, नहीं करते, एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो एक काम तो उन्होंने पूरा कर लिया, दूसरे में थोड़ी सी चूक हो गई। लेकिन उसके साथ शुएब सडल साहब को बहैसियत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होने के जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, दुरुस्त, एक बात ठीक है। अब उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है तौहीन का, तो अब हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मलक रियाज साहब जो है वो जनाब हमारे पीछे पीछे हैं पहले, ठीक है, और अब शुएब सडल साहब है, पता नहीं। देखिए, शुएब सडल साहब बड़े दयानतदार बावकार शख्स है, पूरा उनका कैरियर इसकी गवाही देता है। ठीक है, खुदा मालूम किसने मलक रियाज साहब को कहा कि इन पर अदम एतमाद कर दो। ठीक है, तो बहरहाल अब ये मलक रियाज साहब का मामला है और वो उनका मामला है ना। तो मैं मलक साहब के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता हूँ, ना कोई नया जख्म लगाना चाहता हूँ। ठीक, जो उनके वकील साहब जो हैं वही चाटते रहे जो जख्म वो लगा चुके हैं या उनको पहले लग चुके हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मलिक साहब के मौक़िफ़ को थोड़ी तक़वियत नहीं दी। ये मैं नहीं कुछ कह सकता इसमें, ये आप ही किस तरह की गुफ्तगू करें।
अच्छा। हाँ जी, आपका मलिक साहब से कुछ लगता है कोई रफ्त जब्त है? रफ्त जब्त नहीं, मैं मेरे बहुत से भाई हैं आप जैसे माशाल्लाह खूबरू, पर अच्छी बात है मलिक साहब से ताल्लुकात रखना का, अच्छी बात है, मेरे भी बड़े दोस्त हैं। ठीक है सब। चले जी, हम फिर इसका मतलब अगली खबर अब हम कुछ ही ना बोले उनको, बस दोनों को आपस में छोड़। चले जी, ठीक है सर, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। हम उनसे इज़हार हमदर्दी करें बस। ठीक है मलिक साहब से। शाम साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो FIA के हवाले से कल असम्बली में देखने में आई वो ये था कि FIA को गालियां देने वाले कौन? गिलानी बरादरान। हजूर खुर्शीद शाह साहब जो एक बड़े बड़े तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन हैं, एक बुजुर्ग सियासतदान है, उन्होंने फरमाया जो FIA का सरबराह है उसको हथकड़ी लगा के पेश किया जाए असम्बली में। माशाल्लाह, फिर पता नहीं क्यों क्या उनको ख्याल आया कि उन्होंने तरमीम कर ली। भाई FIA ने किया क्या है, वजीर आजम जो साबिक हैं उनको नोटिस जारी किया है ना, ठीक है, और इनके बच्चों को नोटिस जारी किया। आइए जनाब, ये हज स्कैंडल जो है इसमें जरा अपना बयान तो दाखिल करें। लेकिन वो तो कहते हैं केसेस तय हो चुके हैं। तय कैसे हो चुके हैं भाई? आप मुझे बताइए कि अगर एक आदमी जो है उसको FIA बुलाती है, मैं तो FIA को सलाम करता हूं भाई इस बात पर, क्योंकि अभी तक तो तासुब यही था कि FIA तो कुछ नहीं है। हाँ। इसके तो घुटनों में ये तो रहमान मलिक साहब की लौंडी है। बिल्कुल यही था। तो अगर उसने कोई इंडिपेंडेंटली काम किया है तो भाई उनकी दाद देनी चाहिए। और देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होनी ही ऐसी चाहिए कि उनके सरबराह जो है एक खास मुद्दत के लिए मुकर्रर किए जाए जी, और और फिर उसके बाद कोई वजीर उनको हटा ना सके। ठीक है, लेकिन ये नोटिस जो है कभी उस वक्त जारी नहीं हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप उस अभी साबिक वजीर आजम को जारी हुआ है तो उनके बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। आप वजीर आजम को कहते हैं कितना ट्रांसफर हुए, कितनी पोस्टिंगें हुई, कितने लोग भगाए गए। भाई ये मुझे बताएं, ये उन्होंने कहा जी बड़ी तारीफ की उनकी। उन्होंने जनाब इतनी क़यादत की, पूरे शब्द जमाने में जमहूरियत को मुस्तहकम किया, जजों को रहा किया, अदलिया को बाल किया। और भाई ये सारी बातें दुरुस्त हैं। ये बताइए कि उनको ये हक भी दे दिया किसी ने कि ये जो जेल में बैठे हुए चोर थे उनके साथ उनको वो कौमी अदारे सौंप दे। और वो जो डायरेक्टर हज मुकर्रर किया जी, एक पुराने एक खराब रिकॉर्ड का आदमी, उसको कैसे मुकर्रर किया, क्यों मुकर्रर किया? क्या अल्लाह मियाँ हमने देखा नहीं है तो उसको उसकी खसूसियात से पहुंचाना है ना, और साफ से। तो ये तो इनके चेहरे की, इनके ऊपर जो इन्होंने किया है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और उनके साहबजादों ने, पीपल्स पार्टी का मुंह काला किया है, हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है। और ये हमारे तो जनाब पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून दुहाई देती आसफ जरदारी, आसफ जरदारी, यानी इनके मुंह में भी गुंगनियां पड़ी हुई थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तारीफें करते थे उनकी, ताकि उनके साथ मामला ठीक रखें और सारे नजरा उधर कराते रहे। जो गिलानी बरादरान ने तासुर दिया वो तो ये दिया कि शायद उन्हें कोई सजा दी जा रही है। किस बात की सजा? पीपल्स पार्टी के अंदर कहीं मामला खराब है। तफ्तीश के लिए उनको बुलाया गया है, वहां बयान दें जाके। शर्म आनी चाहिए इस असेंबली को भी, हमारी को, जो कि जज प्रिविलेज मोशन मूव करे। किस बात की प्रिविलेज मोशन? लूटने का लाइसेंस मिला है आपको, लेकिन डाके डालने का लाइसेंस मिला, चोरों को आपने अफसर बनाने का लाइसेंस मिला। एक हैसियत भी तो लोगों की कौन सी हैसियत? एक साबिक वजीर आजम है, 2 सिटिंग MNAs हैं माशाल्लाह, दोनों भाई। उनको इसलिए उन्होंने ओथ इस बात का उठाया है कि हम जवाब दे नहीं है कानून को, FIA हमसे पूछ नहीं सकती और जो हम चाहे करें। अब मैंने तो अभी ये भी सुना है, मुझे तो जनाब लियाकत बलोच साहब कह रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना, उनसे जरदारी साहब ने कहा कि 2 अरब रुपया जो है पीपल्स पार्टी के फंड में चंदा जमा कराओ इंतखाबी मुहिम के लिए। ठीक, कहते हैं उस वजह से फौरन वो ऐवान सदर छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने कहा ये तो लेने के, क्योंकि उन्होंने भी हिसाब रखा होगा ना, कुछ ना कुछ तो हिसाब जरदारी साहब के पास भी होगा। उसके बाद ही तो कहीं ये कार्रवाई, तो उन्होंने कहा भाई ये कुछ दे दो, इधर पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ना है। अब ये देखिए, सरासर दरोग बर गर्दन रावी, यहाँ रावी का नाम लियाकत बलोच। लियाकत बलोच साहब आपको पता है फरजंदे मुल्तान है वो भी जी, और ये भी यूसुफ मुल्तान है। आप रावी की सकाहत का भी जिक्र कर रहे हैं और दरोग भी उसके से। मैंने पूछ लिया था उनसे जी, मैंने कहा भाई मैं आपका नाम लूंगा, उनका ले लीजिए। साहब एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 04236296 शाम साहब, ब्रेक के बाद हम चीन पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालात भी लेंगे एक वक्फे के बाद।
जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, चीन में नई क़यादत आ रही है। हाँ जी, चीन में क़यादत आ गई है। नया सदर जो नॉमिनेट हो गया है, मार्च में वो इक़्तिदार संभाल लेगा। और क्या नाम है उनका? जिंग सिंग पिन, जी जिनपिंग। अच्छा, ये मुश्किल सा नाम है ये भी। जिनपिंग आसान हो गया, अब आसान हो गया। जी जिनपिंग जी। तो अब आप देखिए आसानी कैसे पैदा करते अच्छा, हैं। अब बाज लोग शी भी कह रहे हैं, शी जिनपिंग भी कह रहे हैं। नहीं, शी तो मेरा जी बेहतर है। जी कह दे, आपके लिए बेहतर है। ठीक है। और उनके लिए भी बेहतर है जी। देखें, ये 10 साल के लिए ना नया लीडर आता है, तो आइंदा 10 साल वो सदर बनेंगे। जो वाइस इस वक्त प्रीमियर हैं वो वजीर आजम हो जाएंगे, और उनके जो नायबीन हैं वो भी उनका नाम भी तय हो जाएगा। ठीक है। और समझा जाएगा कि भाई वही इनकी जगह लेने वाले, अगर कोई गैर मामूली बात ना हो जाए तो। एक 8 करोड़ रुकन है कम्युनिस्ट पार्टी के चीन में। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है बिलाशुबा, 8 करोड़ रुकन। तो 2200 मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स उनके जो इकट्ठे हुए। 18वीं कांग्रेस थी। ठीक है। 18वीं सालाना कांग्रेस थी ये। और ये उसने अपनी नई क़यादत को चुन लिया। पोलिट ब्यूरो के अरकान भी चुन लिए, स्टैंडिंग कमेटी भी चुन ली। अब पोलिट ब्यूरो जो है उसके 9 अरकान होते, पहले अब 7 होंगे शायद, अब ये ऐलान हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये जो 7 अरकान है ना, ये समझिए कि ये एक इज्तिमाई क़यादत है, फैसला कुन किरदार इनका होता है। तो ये जो जी जिनपिंग है, तो ये जी जिनपिंग पोलिट ब्यूरो के साथ काम करेंगे। इनके जो वालिद थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत अहम अरकान में से थे, और ये बानियों में से हैं इस इनकलाब के। अच्छा। और अब बानियों की औलादें जो है ना वो आ रही हैं, वहां पे भी टेक ओवर कर रही हैं। खानदानी सिस्टम वहां भी चलता है। लेकिन बाहर नजरियाती कमिटमेंट है, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और ये जो जी साहब हैं, इनको तो इनके वालिद साहब जो हैं वो रांदा दरगाह हो गए जब, आपको पता है। ये डिंग सियाओपिंग भी रांदा दरगाह हो गए, ये भी उन लोगों में से थे। तो फिर इनको भी 7 साल के लिए गांव भेज दिया गया, ताकि ये किसानों के साथ रहें, काश्तकारी करें, और इनका जो दिमाग जरा दुरुस्त किया जाए। देखिए, ये जो हमारे कम्युनिस्ट है ना, इनकलाबी और नजरियाती, ये जिस तरह हमारे तबलीगी जमात वाले चिल्ले पे भेज देते हैं ना, उसी तरह के चिल्ले पे भेजते हैं। उनका चिल्ला तो जरा लतीफ होता है, इनमें मुशक्कत भी करनी पड़ती है। शामी साहब, खेतों में भेज दिया। वजह क्या है? चीन में जेलों से लोग आए, आके उन्होंने क़यादत संभाली, चीन को कहीं से कहीं ले गए। हमारे लोग जेलों से आए, हुकूमतें संभाली, कमाल संभाली नहीं है। भाई आप सुनिए, रज़ादारी साहब सदर बन गए जी, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए, जावेद हाशमी साहब जनाब तहरीक इंसाफ के सदर बन गए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनकी सदारत वापस ले ली, और सदारत उनको वहां मिल गई तहरीक इंसाफ। तो ये जेलें भी यहाँ भी बड़ी कारगर हुई। और नवाज शरीफ साहब जो है वो भी तो एक तरह से जेल ही में थे ना, जिला वतन थे। चाहे जितनी भी सहूलतें हो ना, ये जब अब मुक़य्यद होते हैं तो मुक़य्यद होते हैं। तो सब लोग आ गए वापस माशाअल्लाह। शामी साहब, और शहबाज शरीफ साहब भी, हाँ वो भी वापस, वो भी चिल्ला काट के आ गए, चिल्ला काट के आ गए तबलीगी जमात का। तो अब देखिए, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तो जहां तक ताल्लुक है, ये इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी क़यादत की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क़यादत की तरह तो नस्ल दर नस्ल एक दोस्ती है, और हम नस्लों से इसकी हिफाजत कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बार इंटरनेशनल मीडिया में भी उठाया जाता है कि क्या ये क़यादत जो नई आई है चीन की, ये एक मॉडर्न चीन बनाएगी? चीन मॉडर्न तो बन चुका है ना, अब बन चुका है। कहते हैं कैपिटलिज्म की तरफ ले जाएगी। कैपिटलिज्म और चीज होती है, मॉडर्न और चीज होती है। देखिए, असल में उनको चैलेंज तो दरपेश है, ये मुआशी भी हैं, सियासी भी हैं, लेकिन उनमें हौसला भी है उनका सामना करने का। और ये इस पर गुफ्तगू अब मेरा ख्याल बाद में कर लेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, सवालात जो हैं, जो भी थोड़े बहुत हम ले पाए, सामना कर सके वो कर। सबसे पहले शाहिद सलीम साहब है हमारे साथ फोन पे। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद साहब, जल्दी जनाब जल्दी। शाहिद साहब बोलिए। वालेकुम सलाम, हुजूर फरमाए तो सही। हम खैरियत से हैं यार? खैरियत को छोड़े, आप सवाल करें अपना। जी बताइए शाहिद साहब। आपको मालूम है कि मैं अपनी जो 50 साल से जिंदगी है उसमें बहुत से लोगों के मामला जो है वो उठाते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं। आज भी एक ऐसा मामला जो है वो मेरे सामने है। आप फरमाए, जल्दी फरमा दें शाहिद सलीम साहब। जिसको 30 जून को चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुरी कचहरी में भी वो पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मैंने उसकी तमाम तस्वीरात हासिल कर दी हैं। 1988 में उसका हुक्म हुआ वज़ीर पंजाब का। 1989 मार्च में उन्होंने मतलूबा हुक्म की तामीर करके उसकी रकम जमा करा दी। अब तक वो उस हुक्म की अमल दरामद के लिए कोशा है। नहीं, कौन सा हुक्म, किस मामले में? वो कोई अलॉटमेंट थी उनकी जी। तो आप उसके कागजात हमें भेज दें आपने, ताकि हम वज़ीर आला को भिजवा देंगे। आपकी बात सुन ली जाएगी मेरा ख्याल है। साहब खालिद साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम अस्सलाम जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। गुजारिश ये है कि आपके बेबाक तबसरों पे सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 2, हाँ जी। कराची के मामला पर अगर ये तीनों जमातें सच बोलें तो कराची का मामला हल हो सकता है इंशाअल्लाह। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी 100%। तीनों जमातें सच बोलें या इनको सच बोलने पर मजबूर कर दिया जाए। जी, लेकिन ये बोलेंगी, ये नहीं, इनको मजबूर कर दिया जाए, इनकी मुश्किल कस ली जाए। जी। और इस पर कराची पर हम अब आइंदा गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। अनवारुल हक साहब है बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब अली। शामी साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर ने अप्लाई किया था पंजानी स्कूल हासिलपुर में, तो ये था कि उस वक्त जो उनके बच्ची वो सिलेक्ट हुई हैं उनका ना बीएड है ना एमएड है, और जो इश्तिहार आया था उसमें लिखा हुआ था कि बीएड एमएड को प्रेफरेंस दी जाएगी। और मुझे कोई यानी कि 6 नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने ये काम किया है। जी, पंजाब गवर्नमेंट ने। चलिए, आपका टेलीफोन नंबर हमारे पास महफूज हो गया। पंजाब हुकूमत हमसे पूछेगी तो हम दे देंगे, वो आपसे मालूम कर लेंगे। सुफियान साहब हैं लंदन से। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। कि यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के जितने हालात देखते हैं दिल बहुत जलता है। और दूसरी बात, ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ एक बात कहूंगा कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को एक मौका दें। यहाँ पर भी 90% उसके साथ। बहुत अच्छा जनाब, माशाल्लाह। आप यहाँ इस इश्तिहार के पैसे हमें भिजवा दें। अच्छा, और देखिए शहर यार साहब हैं हमारे बरखुरदार, उन्होंने SMS किया है। जी, वो कहते हैं कि ये आपने जो खबर नहीं छापी कियानी साहब की मुफस्सल, जी, ये खौफ की वजह से नहीं छापी या एहतियात की वजह से नहीं छापी। तो प्यारे बरखुरदार, खौफ खत्म हो चुका है। अब तो मीडिया सबको खौफजदा कर सकता है। उसको खौफजदा करने के दिन गए। ये एहतियात का तकाजा था और मोहब्बत का भी। हाँ, मोहब्बत का भी। बशीर साहब, एहतियात जरूरी है। जी, बशीर साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। जनाब अली। हाँ जी जनाब, और फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। आज सुबह BBC वर्ल्ड ने लाहौर से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जिली हुकूमत ने शाजमान चौक का नाम उलमा की मुशावरा से भगत सिंह के नाम मंसूब कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक जहादी जत्था ने इसके खिलाफ मुजाहरा किया और हुकूमत को धमकाया कि इसका नाम हुर्मत रसूल रखा जाए। ये लोग तारीख को मजहब की आड़ में मसक करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग? पंजाब हुकूमत का फैसला तारीखी फैसला है। अच्छा जनाब, बड़ी अच्छी बात है। इस पे मैं गौर करके आपको अपनी राय दूंगा। इतना जज्बाती होने वाला मैं नहीं हूँ। भगत सिंह के बारे में तो जो हमारे जो शमशाद अहमद खान साहब हैं जी, वो भी एहतजाज कर चुके हैं। शमशाद जो साबिक सेक्रेटरी। हाँ जी, साबिक सेक्रेटरी। अच्छा, उनका आर्टिकल छपा है कि क्यों उसके नाम से मंसूब किया जा रहा है। तो जज्बाती ना हो, जरा बैठ के गौर ख्वाजा शाहिद साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा शाहिद है। मैं ये कहना चाहता हूँ जरदारी साहब कल सुबह 5 बजे सुबह मुल्तान जा रहे हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, इनको कम से कम कराची में रोजाना 25-30 आदमी। जी ख्वाजा साहब, तो आप ऐसा करें, आप भी मुल्तान चले जाए, उनको जाके ये बता दें। आसिफ इलियास साहब, शामी साहब, फेसबुक पे इन्होंने पूछा है कि अगर चाइना में करप्शन की सजा मौत है तो पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में क्यों नहीं हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर जनाब कौन रह जाएगा? ये तो फिर कब्रिस्तान हो जाएगा। और भाई साहब, वहाँ एक वन पार्टी स्टेट है और जो हुक्म होता है नाफिज भी होता है। सजाएं तो यहाँ बहुत हैं। यहाँ कत्ल की कितनी 3 सजाएं क्या रखी हुई है? 302 फांसी। कत्ल रुकते हैं उससे क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं होती, अमल नहीं होता। ये हमारा अलमिया है। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया और इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा वीक मंडे को हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।